ये आजकल के वातावरण में जिस तरह से पारिवारिक जीवन जो है एकल होता जा रहा है, संयुक्त परिवार से हम पति पत्नी तक सीमित हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी हमारी परंपराएं, हमारे निर्देश, हमारे पूर्वजों के बहुत सारी अच्छी आदतें छूटती जा रही है। कोई बताने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। बच्चों का जो जीवन है वो कई तरीके से प्रभावित होता है। एक तो माता पिता के संस्कार, एक उनके अपने पीछे की जो यात्रा है, यानी हमारे सारी संस्कृति गोल है, न उसका आरंभ है न उसका अंत है। जो लिविंग चेतना है, जो आत्म तत्व है, उसकी अपनी यात्रा है कि कई जन्म हुए हैं, तो उनके कई जन्मों के कर्माशय और वो संस्कार प्रभावित करते। एक तो उसकी अपनी जो यात्रा है, जो अकेला खाता है वो केवल पाप खाता है। वेद कहता है ये मैं सत्य कहता हूं। इसलिए हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, यानी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक होकर संगतिकरण करके, यानी हम साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बातचीत करें, साथ मिलकर सोचे विचार करें। ये वेद के सब संदेश है और ये सोच वाली जनरेशन तैयार होनी चाहिए, तब हमारा गर्भ संवाद का उद्देश्य पूर्ण। Hello and namaste. This is once again Sonia Pawa, your friend and guide from Nine and Beyond, at your service. I hope and pray इतने सारे पॉडकास्ट हम कर चुके हैं. So all those people, all those couples who are planning their pregnancy are having anxious less journey after hearing our podcast. Learned that it is important to be peaceful while planning a baby. जो हमारे पॉडकास्ट इतना कुछ कवर कर चुके हैं. And जो हमारे pregnant couples हैं, our pregnant friends are having a smooth, blessed and healthy journey. And we just hope and pray कि आपको हमारे जितने भी हमने आज तक पॉडकास्ट करे हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही है, which is what we want to do. Once again we welcome you here. और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है. Why? Because see, this is Nine and Beyond. It's a holistic pregnancy app, right? Holistic pregnancy. Holistic is because what we have done in this app, as you all know, कि हमने हमारी वैदिक जो हमारी होलिस्टिक वैदिक नॉलेज और साइंसेस हैं उसको हमने मॉडर्न साइंस के साथ में मैच किया है टू शो यू कि एक्चुअली जो मॉडर्न साइंस आज कह रहा है वो तो हमारे पास पहले से था. वहीं से तो हमारे गर्भ के संस्कार आ रहे हैं. एंड लाइक वी ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट द 6 पिलर्स ऑफ गर्भ संस्कार, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है गर्भ संवाद. नाउ गर्भ संवाद आज तक जितनी भी बातें करी हैं, वी हैव कम टू रियलाइज कि एवरी वर्ड अटर्ड हियर ऑन द पॉडकास्ट इज एक्चुअली नथिंग बट अ गर्भ संवाद, राइट? बट आज हमारे साथ वापस हमारे आचार्य जी आए हैं, आचार्य पाठक जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट के लिए. एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हर बार टाइम निकाल के आते हैं हमारे लिए. एज यू ऑल नो, जिन्होंने इनके पहले के पॉडकास्ट सुने हैं, आचार्य जी वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, जो सिर्फ संस्कृत के नहीं, एक्चुअली संस्कृत एंड संस्कृति के स्कॉलर एंड टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड हैं. सो सच्ची बात तो ये है कि गर्भ संस्कार के बारे में सबसे पहले शायद इन्होंने ही हमारे को इस सब्जेक्ट में इनिशिएट किया था. जहाँ से ये विचार आना शुरू हुआ, इनकी बातें सुन के ही वो इंस्पिरेशन मिलता था. So today we are here again with Acharya ji to talk about the most important part of Garb Sanskar, which is Garb Samvad. So पाठक जी, आज की इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं. एंड स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप बताइए कि आपके हिसाब से हमारे वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से गर्भ संवाद क्या है और इसकी अहमियत क्या है. धन्यवाद, आपने अवसर दिया. ये एक ऐसा प्रयास है जो बहुत आज की जनरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आजकल के वातावरण में जिस तरह से पारिवारिक जीवन जो है एकल होता जा रहा है, संयुक्त परिवार से हम पति पत्नी तक सीमित हो रहे हैं. उसमें बहुत सारी हमारी परंपराएं, हमारे निर्देश,
हमारे पूर्वजों के बहुत सारी अच्छी आदतें छूटती जा रही है। कोई बताने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। लेकिन हमारी शास्त्रीय पद्धति, हमारी शास्त्रीय परंपरा वो उन ज्ञान से परिपूर्ण है। तो बहुत आवश्यक है कि गर्भ संवाद का महत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो क्षण होता है जब हम परिवार को, समाज को एक नई जनरेशन देने जा रहे हैं। एक नई युवा पीढ़ी आए संसार में, तो उसकी जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, तो कहते हैं कि आरंभ अच्छा होना चाहिए तो हमारा आगे भी सब ठीक रहेगा। तो यह गर्भ संवाद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आजकल जो बच्चे, हालांकि इन सब का स्रोत बहुत प्राचीन काल से ही रहा है, ऋषि मुनियों के बहुत सारे, हमारे जो वेदों के काल से ही रहा। वैदिक मंत्रों में बहुत सारे ऐसी बातें हैं, ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में ये निर्देश है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस समय माता पिता कैसे आचरण करें, कैसे व्यवहार करें, जिससे उस आने वाली संतान के अंदर एक दिव्यता है, एक उनके अंदर गुणवत्ता है। तो ये वेदों के काल से ही चला रहा है और हमारे तमाम इतिहास परंपरा में, रामायण काल हो, महाभारत काल हो, हर कालखंड में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जब माता ने जैसा चाहा वैसे बच्चे को बनाया, निर्माण किया। तो ये बहुत प्राचीन काल से व्यवस्था चल रही है। अच्छी बात है कि आज जागरूकता आ रही है जी। और जागरूकता इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि संसार हमारा सुखमय रहे, संसार में पीसफुल वातावरण रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति के अंदर एक चरित्र हो, उसका एक चारित्रिक उसकी प्रतिष्ठा हो। तो इसके लिए ये शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वैल्यू सिस्टम हो। तो उस समय अगर ध्यान दिया जाता है तो आगे के लिए बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसका महत्व है और जो माता पिता इस क्षण का सदुपयोग करते हैं, तो ये सारे ऐसे तमाम रिसर्च आए हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर उस समय उनकी संवेदना, उनकी फीलिंग, उनका शरीर कैसे विकसित हो, उनका मन कैसे विकसित हो, इसके लिए कोशिशें होती रही है और आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इन कोशिशों से हम एक घर परिवार में एक दिव्य संतान की हमारी जो मनोकामना है पूर्ण होती है। तो इसलिए इसका महत्व बिल्कुल हर समय काल में इसकी प्रासंगिकता है। या यूं कहें कि जैसे फूलों की हम छटाई करते हैं तो एक उसका सही स्वरूप आ जाता है, कोई भी चीज है उसको व्यवस्थित करते हैं तो उसका सही स्वरूप आता है, किसी चीज को बेहतर उपयोग करना है। तो हम मेटेरियल्स जगत तक तो हमारा ध्यान रहता है, लेकिन जो चेतना है यानी जो लिविंग पर्सन है, जो ऐसे लोग हैं जो उसका उपयोग करने वाले हैं, उन उपयोग करने वालों के अंदर चारित्रिक विकास नहीं हुआ तो ये सारा मेटेरियल्स जगत के ऊपर फोकस करने का कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो उनका उपयोग करने वाला है उसका कैरेक्टर कैसे बिल्डअप हो, इस पे हमारे ऋषियों ने प्लानिंग किया था। इसलिए देखिए हमारे 16 संस्कारों की बहुत अद्भुत परंपरा रही है, संस्कार विधि है। और इस पुस्तक में हमारे यहाँ वेदों के काल से ही 16 संस्कारों का क्रम रखा गया कि बच्चे, माता पिता जब मिलते हैं कि हमें घर में संतान चाहिए, उस पहले संस्कार से लेके आगे उसका गर्भ में 2-3 संस्कार हो, फिर जन्म हुआ, फिर नामकरण हुआ, आगे तमाम संस्कारों की पद्धति रही है। तो ऐसे तमाम पुस्तकें, वेदों का ऐसा निर्देश है कि हमें उस संस्कार पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। बिल्कुल। कि पाठक जी, अभी आपने ये कहा कि जैसे बच्चे हम उसको गर्भ से ही उनमें वो कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, राइट? सो आपका कहने का मतलब है कि जो माता पिता हैं उनकी जो सोच है या उनकी जो भी संस्कार हैं वो जाते हैं बच्चों में? बिल्कुल जाते हैं। बच्चे कई तरह से प्रभावित होते हैं, बच्चों का जो जीवन है वो कई तरीके से प्रभावित होता है। एक तो माता पिता के संस्कार काम आता है, एक उनकी अपने पीछे की जो यात्रा है, यानी हमारे तो ये है ना कि सारी संस्कृति गोल है, न उसका आरंभ है न उसका अंत है। तो जो लिविंग जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, उसकी अपनी यात्रा है। वो कई जन्मों से उपनिषद, गीता, ये दर्शन ये हमारे बताते हैं कि कई जन्म हुए हैं, तो उनके कई जन्मों के कर्माशय और वो संस्कार प्रभावित करते। एक तो उसका
उसकी अपनी जो यात्रा है उसके वो संस्कार, कहते कुछ हाँ, पीछे से संस्कार हाँ, लेके आते हाँ हैं। बिल्कुल, जी पीछे के संस्कार लेके आते हैं। और इसके कई प्रमाण होते हैं। कई बार कोई माँ है जो गर्भ में बच्चा है और किसी माँ को जीवन भर कोई चीज खाने को, ऐसी चीज जो कभी पसंद नहीं आया, और पेट में बच्चा गर्भ में आ गया तो वो चीजें आकर्षित करने लग जाती है। अब माँ जी तो पूरे जीवन उसको पसंद नहीं किया कोई चीज वस्तु, लेकिन वो बच्चे का संस्कार इंप्रेस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है, तो माँ उस चीज को खाने को मांगती है। तो एक तो बच्चे की अपनी यात्रा है, और फिर माता पिता, क्योंकि माता पिता के अंग अंग से निचोड़ा जाता है संतान, तो वो जी उनके अपने उनके संस्कार, इतना ही नहीं, फिर बच्चे के घर परिवार के संस्कार, उन दादी नानी घर में जो हैं उन जो उनके वार्तालाप, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनका संस्कार। फिर बच्चे का जन्म हो गया तो जो आचार्य हैं, जो टीचर हैं, शिक्षा गुरु हैं, वो जी जो उनके संस्कार, तो कई चीजें मिलके एक सामूहिक मतलब प्रयास होता है, एक सामूहिक कोशिश होती है। तो उसमें सावधानियां इस तरह से दी गई है कि भाई सब मिलकर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपना सहयोग करें, जिससे उसके अंदर अच्छे गुणकर्म स्वभाव बने। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया कि 3 कारीगर मिलते हैं। जैसे जी कोई चीज को बनाने के लिए माता पिता और आचार्य 3 बड़े प्रमुख कारीगर हैं, जो मिलके एक तरीके से गढ़ते हैं बच्चे को। गढ़ते मीन्स बनाते हैं उसको, उसको बिल्डअप करते हैं। तो ये 3 इसमें प्रमुख कारीगर हैं, माता पिता और आचार्य। ये 3 मिलके उसको बनाते हैं। तो माता पिता के तो संस्कार बिल्कुल काम वो प्रभाव डालते हैं बच्चों के ऊपर। पर आचार्य जी, ये जो आप बात करें माता पिता और आचार्य, ये तो गुरुकुल के जमाने की बात हो गई। आज के दिन में जैसे हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो जब एक बच्चे को प्रिपेयर करता है, वो तो सिर्फ इस बात के लिए प्रिपेयर करता है कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े, उससे नॉलेज गेन करी, आपने एक एजुकेशन एक लेवल तक लिया, और उसका बेसिक एम रह जाता है, चाहे नौकरी करनी है या अपना बिजनेस जो भी करना है, कि आपके व्यवसाय में मदद करने के लिए ये चीजें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, देयर ऑल डायरेक्टेड के हम कल को क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल, राइट इसको यो पहले ये अर्थकरी विद्या है। अर्थकरी मतलब इसमें अर्थ मतलब इकोनॉमिक, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल, बेसिकली अप्रोच आज की एजुकेशन की जो है, इट इज टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, राइट बिल्कुल। जी तो इस हिसाब से जब एजुकेशन की सारी जो पद्धति है, इसलिए जो भी आज जनरेशन तैयार हो रही है, उनका एक ही टारगेट है कि हमको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए। वो भी अच्छी नौकरी इसलिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, हमारा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, जो बंगला भी होना जरूरी चाहिए, है। हाँ, एक समाज सोसाइटी में हमारा स्टेटस Yeah. होना चाहिए। जी तो ये बचपन से ही बच्चे के स्कूल कॉलेज के ही से ही उसके संस्कार दिमाग में ये दिया जा रहा है। राइट लेकिन पूर्वजों ने समझा, सोचा, इस विचार किया था कि अगर केवल यही संस्कार दिए गए तो ये एक व्यक्ति की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती की जा सकती है संसार में, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और इच्छाएं अनंत है, आकाश की तरह व्यापक है। तो आप ये इसको यूं समझ लें कि अगर इस तरह की सोच हमारी जनरेशन के हर युवा के अंदर है कि हमको खूब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक पैसे वाला बनना है, तो इस सोच के साथ जब हर व्यक्ति निर्मित होगा तो एक ही फील्ड में मारामारी है, सब उसी में एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे तो दार्शनिक व्यवस्था कहती है कि देखो भाई, ये प्रकृति है, ये प्रकृति हमारी माँ है, और इस माँ के पास खजाना है, इतना खजाना है, रत्न गर्भा इसको कहा गया है, इस पूरे व्यवस्था को। तो हमारे यहाँ समुद्र में इतने रत्न पड़े हैं, धरती के अंदर इतने अनेक प्रकार के उत्पन्न करने की क्षमता है। ये पूरी धरती, आकाश, ये वायु, ये जल, ये सारी विद्याओं को जो जानते हैं, खजाना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज जो पूरी दुनिया में जो आबादी है जी, इसका 4 गुण, इससे ज्यादा 4 गुनी आबादी बढ़ जाए तो भी इस प्रकृति के पास इतना खजाना है कि एक व्यक्ति भूखा नहीं रहे, अगर उसका सही ढंग से योजन हो, समायोजन हो, उसका व्यवस्थित वितरण हो तो। और यह व्यवस्थित विकरण मीन्स उनका, उनकी जो चेतना की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, आवश्यकताएं हम अपने हिसाब से जिसको लिमिट में रखें तो बिल्कुल हम एक व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती है।
लेकिन भोगवादी संस्कृति में ये सारी दौलत, ये सारे खजाने, ये सारी प्रकृति, सब कुछ एक आदमी के लिए भी काफी नहीं है। एक व्यक्ति पूरी दुनिया का मालिक हो जाए तो भी वो चाहेगा कि अब मैं चंद्रमा को भी अपने कैसे में कब्जे में कर लूं, वहां मेरा महल कैसे बन जाए, दूसरे ग्रह नक्षत्रों में मेरा कब्जा कैसे हो जाए, यानी इच्छाएं आकाश की। तो भोगवाद के लिए तो पूरी कायनात कम पड़ जाएगी। और यदि हमारे ऋषियों की जो सोच है उस विचार के साथ व्यक्ति चलेगा तो इस धरती को निहाल कर देती है। ये धरती, ये इसलिए माँ कहते हैं कि वो कभी अभाव में नहीं रह रहे, उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। तो ये इसलिए हमारे यहाँ जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिर्फ वही भोगवादी संस्कृति की तरफ ले जाती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये बात को समझा था। इसलिए पुराने जमाने में जो गुरुकुलीय सिस्टम था उसमें दोनों प्रकार की शिक्षाओं से बच्चों को तैयार किया जाता था, जिसमें अर्थकरी शिक्षा तो है ही भाई, बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन उनका चरित्र ऐसा हो कि वो मतलब भोगवादी की तरफ एकदम से ना जाए, वो दोनों को संतुलन बना रहे जी। तो दोनों में संतुलन रहेगा तो जीवन मर्यादित रहेगा, जीवन सुखी रहेगा। नहीं तो सब कुछ पा लेने के बाद भी सुखी है, इसकी क्या गारंटी है? हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी परेशानी अपनी है। हमें लगता है कि हमसे वो बड़ा सुखी है, लेकिन हमें लगता है, उससे पूछिए तो सही उसकी क्या परेशानी है। तो ये इसलिए हमें हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, इसलिए कहा गया दोनों को साथ में लेके चलना है। तो हमारी जो शिक्षण प्रणाली थी, प्राचीन प्रणाली थी, उसमें दोनों तरह के नैतिक शिक्षा, मोरल जो उपदेश थे वो भी थे, और साथ में संसार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, उनकी भी शिक्षा, दोनों को साथ में। अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ज्यादा धन कैसे कमाना है, ज्यादा हमें संसार के मटेरियल्स हमारे कब्जे में, हमारी मुट्ठी में आ जाए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये जो हमारी सोच है, इस सोच से आगे बढ़ रही है हमारी जनरेशन। तो फिर तो अफरा तफरी होगा, छीना झपटी होगा, लूट खसोट होगा, एक दूसरे के हक को छीना जाएगा, दूसरे के मुंह के निवाला को छीना जाएगा। तो फिर इसमें एक दूसरे में वैमनस्य होगा, एक दूसरे में ईर्ष्या होगी, एक दूसरे से द्वेष बढ़ेगा, समाज में अराजकता फैलेगी। और हम इस मानसिकता से हम आगे बढ़ते हैं तो हम अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ये गर्भ संवाद जरूरी है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम गर्भ संवाद के द्वारा उस ऋषियों के उस विचार से भी कनेक्ट करें अपने बच्चों को, उस वो सोच से कनेक्ट करें, ताकि हमारे जो बच्चे हो वो दोनों में संतुलन बना के रख सके। लाइक आपने लास्ट टाइम वाले पॉडकास्ट में कहा था कि उस विचार से कनेक्ट करें जो हमें वो व्यवहार दे, जो हमें ये बात सिखाए कि हमारे अंदर की चेतना अगर जागरूक हो तो हम इस दुनिया में कितना प्रकाश फैला सकते हैं। ये आपने लास्ट टाइम कहा था। जी, सही है, बिल्कुल। सो यू आर राइट कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो बोलते हैं ना कि अगर बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर हम सिर्फ मटीरियलिस्टिकली सोच के उस चीज को अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम होलिस्टिकली सोचते हैं तो हम उसको शेयर भी करना जानते हैं। बिल्कुल, राइट। तो अगर हमारे अंदर ये वैल्यू आ जाए कि हम शेयर करें, मिल बांट के यूज करें, तो ये यूनिवर्स सबके लिए इनफ है। वेद मंत्र कहता है मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि। उसका भाव ये है कि जो अकेला खाता है वो केवल पाप खाता है, और सत्यम ब्रवीमि, वेद कहता है ये मैं सत्य कहता हूं। ये कोई चलती फिरती बात नहीं कह रहा वेद। और जो अकेला खाता है वो, इसलिए हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, यानी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक होके संगतिकरण करके एक दूसरे के प्रति साथ लेकर चलने की, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानता। ये यानी हम साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बातचीत करें, साथ मिलकर सोचे विचार करें। ये वेद के सब संदेश है, और ये सोच वाली जनरेशन तैयार होनी चाहिए, तब हमारा गर्भ संवाद का उद्देश्य जी। एक आंटी की बात याद आ गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति। जैसे आपने बोला ना, पहले हमारे घर में पूर्वज होते थे जो हमें सब सिखाते रहते थे, तो वो ये कहती थी मजाक में, पर एक्चुअली वो सीरियसली मीन करके हम लोगों को सिखाती थी कि जो सिर्फ खुद खाए और अपने आप को पहले खिलाए वो सीधा जसलोक जाता है। मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है ना, और जो सबको खिला के खुद खाए ऊपर लोग जाता है। आचार्य जी, आपने जब हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे तो आपने
एक किताब में से पढ़ के बताया था, आपकी इस संस्कृति की जितनी भी किताबें हैं, कि हर इमोशन जो माँ बाप का है, लाइक जैसे हमने ये बात करी कि क्या माँ बाप के भाव और उनके इमोशंस बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? यहीं से तो ये बात शुरू हुई। जी तो आपने बताया था कि हर इमोशन किस तरीके से गर्भ में धारण होके क्या कैरेक्टरिस्टिक पैदा करता है, जी जी उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें चरक संहिता है, जी बहुत से लोगों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, आयुर्वेद, क्योंकि देखिए एलोपैथी तो आज 300 साल 400 साल से चली आ रही, जी। लेकिन हमारी संस्कृति तो बहुत प्राचीन है। और एक्चुअली गर्भ उपनिषद तो है, एग्जिस्ट करता है, हाँ, राइट? हाँ। इट इज अ उपनिषद जो सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है, जी एंड इट्स अ होल स्टडी इन इटसेल्फ, जी जी जो एक्चुअली आजकल की मेडिकल साइंसेस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको वो हर चीज वहां पे मिल रही है हाँ। जो हमारे मेडिकल साइंसेस में इस बिल्कुल, समय बिल्कुल, उपलब्ध है। इनफैक्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था कि जो सोनोग्राफी जो की जाती है जिस पर्पस के लिए, जी गर्भ उपनिषद में उस चीज का भी मेंशन है तो अपने यहाँ तो सर्जरी की जी, तक व्यवस्थाएं जी, थी। जी। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलेंगे चरक सुश्रुतदीन के ग्रंथों में, जब सर्जरी तक के लोग जानकार होते थे। और ऐसे कई उदाहरण भी आते हैं कि बाहर के लोग क्या यहाँ सर्जरी हुआ है। तो हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारी अनेक प्रकार की विद्या, और गुरुकुलों में सब हर प्रकार की विद्याएं, भूगर्भ विद्या है, समुद्र विद्या है, ज्योतिष विद्या है, वायु विद्या है, अग्नि विद्या है, जल विद्या है, तमाम तरह गणित विद्या है। ये सारी विद्याओं का पठन पाठन होता था। तो चिकित्सा शास्त्र में तो हमारे यहाँ बहुत काम हुआ। और चूंकि मैंने कहा कि वो जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें बातें कही गई है, और उन बातों में निर्देश है कि एक गर्भिणी स्त्री जो है वो किन बातों का पालन करे, जिससे उनका आने वाली जो संतान है जी वो उसके अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभाव आए। हाँ, इमोशन और उनके खान पान, इस सब चीज से आने वाली जो बच्चे हैं उनमें चीजें होती है। जैसे कहा गया है कि गर्भवती जो स्त्री है बहुत लड़ने झगड़ने वाली, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत है ना कि लेडीज बहुत कुछ छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ी हो जाए, लड़ाई। तो उसमें कहा गया जो बहुत लड़ने झगड़ने वाली हो उसके संतान को मृगी हो सकती है। मृगी एक रोग है, उसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। हाँ, तो ये बीमारी बच्चे के अंदर आ सकती है। फिर कहा गया कि यदि संयम नहीं है उस गर्भिणी स्त्री और उनके पति के अंदर, थोड़ा सा संयम का आचरण नहीं है, और तो संतान जो कामी, मतलब कामुक हो सकता है, संतान के अंदर भी वो गुण आ सकते हैं कामुक। जैसे कामनेस, अगर कपल काम नहीं है, हाँ, और वो बात बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, हाँ, या गुस्सा करने लगते हैं। नहीं, वो गुस्सा वाला तो अलग है। मैं जो कह रहा हूँ ये कि यदि वो गर्भ के कालखंड में, हाँ जी, पति पत्नी यदि संगत करते हैं, यानी संयम का पालन नहीं करते, हाँ जी, और तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर, उसके अंदर कामुकता, मतलब सेक्स के प्रति जो अति आतुरता होगी, ये क्वालिटी आ जाएगी उसके अंदर जी। और ऐसे अधिक वो शोक में मग्न रहेगी। अगर वो गर्भिणी स्त्री बहुत दुखी पीड़ित रहेगी तो संतान भयभीत होगी, मतलब डर जिसको डरपोक कहते हैं, तो उसके अंदर भय का माहौल रहे, कमजोर और कम आयु की होगी। यदि दूसरे की धन लेने की इच्छा हो उसमें, जो गर्भिणी स्त्री है, लालच, हाँ, उसके अंदर लालच का भाव है कि दूसरे उसके पास तो बहुत अच्छे आभूषण है, गहने हैं, यारे उसके पास तो ये है, उसके पास वो, कई स्वभाव होता है। तो ऐसे स्वभाव अगर उस कालखंड में है तो उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है कि जो बच्चे के अंदर, वो बच्चा जो होगा ईर्ष्यालु होगा, चोर हो सकता है, आलसी होगा, द्रोही होगा, गलत काम करने वाला हो सकता है। और यदि वह क्रोध करेगी, मतलब गर्भिणी स्त्री यदि बहुत गुस्सा करने वाली है, तो क्रोध करने वाली है, तो संतान भी क्रोधी होगा। संतान के अंदर भी छोटी छोटी बातों से, सबके देख रहे हैं आप, व्यक्तित्व सबके अलग अलग होते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? उसका जो बेस है, स्रोत है, उस माँ बाप बनते हैं जी। तो इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यदि वो क्रोध करेगी तो संतान क्रोधी होगा, छली होगा। यदि वो बहुत सोएगी, मतलब ज्यादा सोना, देखिए हमारे अति सर्वत्र वर्जेत ऐसा कहा गया है। तो एक तो सोना, रात को तो रात सोने के लिए बनाया गया है,
और दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट के हिसाब से जी आधा घंटा या ऐसा आराम करना, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन कई बार होता है क्या है कि आजकल परिवार छोटे हैं, पति पत्नी सीमित है, पति अपने सुबह काम पर निकल गए, पत्नी घर में 2-2 4-4 घंटे यदि सोई, यदि गर्भिणी स्त्री अगर सो रही है ज़्यादा, तो पहले तो घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा होते थे, कोई दादी है कोई नानी है, कहते हैं दिन में सो मत, नहीं तो बच्चा आलसी हो जाएगा। नेचुरल व्यवहार में लोगों के था, लोग बता देते थे, घर वाले ज़्यादा सुने नहीं देते। अब यहाँ शास्त्र कहता है, चरक संहिता के अंतर्गत ये निर्देश है कि भाई अधिक सोएगी तो बच्चा आलसी होगा। तो अगर वो मंद अग्नि वाला होगा, यानी उसका पाचन यानी इन सब गुणों का प्रभाव उसका मेडिकली यानी शारीरिक दोष के रूप में आएंगे। मीन्स जो जितने इमोशंस हैं, हाँ इन इमोशंस और जो नेचर है उसका जो प्रभाव है हाँ, वो मेडिकल बीमारियां बन के आ सकता है। बीमारी जैसे आप, मैं कह रहा हूँ ना कि यदि अधिक नमक खाएगी तो कहते हैं संतान के जो बाल है जल्दी सफेद हो जाएंगे, बच्चे गंजे हो जाएंगे। अगर माँ नमक, कई बार लोग भोजन के ऊपर से नमक ले लेके खाते हैं, जी तो अगर अधिक नमक खाएगी तो इस तरह का ये शास्त्र कहता है कि उसके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर सलवटे और गंजी हो सकती है। अधिक चटपटे भोजन खाएगी तो संतान दुर्बल होगी, बांझ या नपुंसक हो सकती है। अति कड़वा खाएगी, बहुत कड़वा, तो संतान सूखे पतले कृष्ण होगी। तो ये सब चीजों का प्रभाव है। अधिक खट्टा खाएगी तो वो त्वचा की स्किन के प्रॉब्लम वाले बच्चे हो सकते हैं, बहुत खट्टा खाने से। ओके तो बच्चे के अंदर स्किन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तो इन सब चीजों का, क्योंकि हर चीज का अपना प्रभाव है। तो वो आयुर्वेद में तो सब जैसा खाए। मीन्स हमारे शास्त्रों में क्लियर कट हाँ, वर्णन है इस बात का जी कि इमोशंस, जी कैरेक्टर जी, एंड लाइक आप बोलते हैं जैसे आहार, इन सब चीजों का असर जो है हाँ वो आने वाले बच्चे भी गर्भ से हाँ, प्रभावित, गलत तरीके से आके हाँ उनके अंदर बीमारियां भी पैदा कर सकता है। बिसाइड्स कि उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है जी, उसको भी इफेक्ट करता है बिल्कुल और बिल्कुल उसको मेडिकल बीमारियां भी दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे संस्कार इस चीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं। बिल्कुल, एंड एक्चुअली सच्ची बात ये है पंडित जी, जब हमारे पास पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर्स आते हैं हाँ और हम लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस चीज को रिलेट करते हैं कि आपके इमोशंस कैसे आपके आने वाले बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट करके कितना बुरा असर डाल सकते हैं, उनकी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे, और वो क्या क्या डेफिशिएंसीज पैदा कर सकते हैं। इस चीज का मेडिकल साइंसेज एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल। आयुर्वेद Which तो is- देखिए हमारे जी। आपने आयुर्वेद में सुना हो कफ वात पित्त, जी ये तीन जो है, तो इसमें कहा गया कि कफ मतलब वाटर, पित्त मतलब फायर और वात मीन्स एयर। ओके तीनों का संतुलित होना, हम स्वस्थ होना है। बिल्कुल अगर तीनों हमारे शरीर में बैलेंस है तो हम स्वस्थ हैं। और किसी चीज का बहुत उभार हो गया, जैसे पित्त बढ़ गया और कफ और वात कम हो गया, या कफ बढ़ गया, तो किसी चीज का कई बार उभार ज्यादा हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। अब इनमें आप देखेंगे इमोशन कैसे जुड़ा हुआ है कि इनके अनबैलेंस होने से इनके जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर, जैसे पित्त का व्यक्ति है, पित्त का मतलब फायर, और फायर का गुण है गुस्सा, क्रोध, एसिडिटी। अब जिसका पित्त बढ़ा होगा उसके अंदर क्रोध करना ये स्वाभाविक रूप से आएगा उसके अंदर। उसके पित्त वाले व्यक्ति को चर्म रोग होगा, स्किन प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगी, उसका पित्त उभार पे है तो पित्त बढ़ गया। कफ बढ़ गया तो कफ जलीय पदार्थ है, तो कफ वाला व्यक्ति, हालांकि प्रधानता सब तीनों रहता है लेकिन प्रधानता अलग अलग रहती है किसी। जी तो कफ वाला व्यक्ति थोड़ा सरल, थोड़ा सा विनम्र होता है। वात वाला व्यक्ति ऊर्जावान, मतलब वो उसकी महत्वाकांक्षाएं अलग रहती है। तो ऐसे ऐसे मतलब इनका इमोशन से, गुणों से संबंध है सीधा। अगर व्यक्ति अपने गुणों को बदलना चाहे तो कफ, वात और पित्त को चेंज करके अपने आहार व्यवहार से जो ये अपने गुण बदल सकता है। जैसे किसी के अंदर बहुत ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये सब आयुर्वेद के हिसाब से जो पित्त का लक्षण है या कफ का लक्षण है, इस पे जानकार लोग इस पे रिसर्च करके गाइड करें तो वो व्यक्ति अपने गुणों को, अपने मानवीय गुणों को बदलाव ला सकता है अपने कफ, पित्त का, वात और पित्त के वजह से। तो ये सीधा गुणों से रिलेटिव होता है।
तो कई चीजें हैं कफ वात जी। पित्त, और यही उस गर्भिणी स्त्री को इन चीजों का प्रभाव पड़ता है कि उसको कैसा भोजन करना है जिससे कफ वात पित्त संतुलित रहे, और कौन से उससे उसका इमोशन जुड़ा हुआ बच्चे के अंदर कौन से गुण बनेंगे, किस तरह के आहार से उसका किस तरह से व्यवहार बनेगा, इस तमाम चीजें हैं। एक आता है कि ये तो नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीजों में सावधानी रखनी चाहिए माँ को। और ये आजकल जो चिकित्सा पद्धतियां उसमें बातें बताई जा रही है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पुराने जमाने से ये सब निर्देश और बहुत सिंपल तरीके से आप बड़े समझा रहे हैं इसको कि मतलब आहार और विचार से जी आप कैसे इन चीजों को बेहतर बना बेहतर सकते हैं, बना सकते और अगर क्योर भी कर सकते हैं क्योर भी कर आपके सकते हिसाब से। हैं। एंड एक्चुअली सुनने में ही समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, लाइक यू नो न्यूट्रिशन। कई कई चीजें ऐसी, जैसे प्राणायाम प्राणायाम अपने जी। एक ऐसी विद्या है कि कहते हैं कि चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। चांद पे आप गए तो आप वही रहेंगे जो यहाँ धरती पे है, जी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन प्राणायाम से जीवन बदल सकता है, प्राणायाम से स्वभाव बदल सकते हैं, प्राणायाम से हमारी आदतें बदल सकती है, प्राणायाम से हमारे मन हमारे कंट्रोल में आ सकता है, हम अपने बिल्कुल। जीवन को बदल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्राणायाम, आयुर्वेद, ये सब तमाम योग, ये तमाम ऐसी विद्याएं थी जिससे जीवन को बदला जा सकता था। तो ये बदलाव गर्भस्थ शिशु को पहले संस्कारों से यदि जागरूकता से दी जाए, गर्भ संवाद के द्वारा, आपकी इस ऐप के द्वारा, जी तो कितना अच्छा हो कि आरंभ से ही एक दिव्यता संतान में आ जाए। बिल्कुल। और लाइक आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये तैयारी आज से नहीं, ये 3 जनरेशन पहले से शुरू हो जाती है जी देखा जाए तो। बट इट इज नेवर टू लेट। आज भी अगर हम इस चीज को शुरू करें, लाइक बिल्कुल, इट इज नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। जब जागे तभी तब सवेरा। सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने जैसे बताया कि ऐसे इमोशंस, ऐसे खान पान से हमारी ये चीजें इम्पैक्ट होती हैं। इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए एक बात बताइए, आपके आयुर्वेदा के हिसाब से, उस प्रवृत्ति के हिसाब से एक गर्भवती स्त्री को कौन सी सावधानियां परखनी चाहिए ताकि बिसाइड्स कि बच्चे की, ये तो हुआ उनके कैरेक्टर बिल्डिंग वैल्यू सिस्टम के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उन्हें लाइक आपके आयुर्वेदिक उसके हिसाब प्रवृत्ति के हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया है, और सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके लिए आजकल तो हर गली में सब जो चिकित्सा पद्धति है, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो सब कुछ बताते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए दवाइयों का निर्देश है, किन किन चीज़ों से कैसे कैसे रहना है, काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है, और ये जागरूकता बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही है कि हमारे यहाँ पुराने समय से ही सावधानियों की दृष्टि से हमारे पुराने जो प्राचीन ग्रंथ है, मैंने कहा कि चरक संहिता वगैरह, ऐसे जो आयुर्वेद के ग्रंथ, सुश्रुत संहिता, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्त्री को उस कालखंड में, इसलिए कि गर्भ रक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा गया है कि गर्भवती स्त्री उकड़ू ना बैठे, स्क्वाट पोजीशन, हाँ वैसे ना बैठे, बहुत ऊंचे नीचे स्थानों पे न जाए। ओके। कई बार पहाड़ों पे जाना या घूमना फिरना अन्य कालखंड में ठीक है, लेकिन जो स्त्री गर्भिणी है उनको इन चीजों से बचना चाहिए। कठिन आसन, कोई आसन योगाभ्यास का जैसे आजकल प्रचलन है, तो बिना एक्सपर्ट के निर्देश के अनुसार कोई भी आसन ना करे। क्योंकि गर्भिणी स्त्री को कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस जानकार लोगों के निर्देशन में ही करना चाहिए। कुछ आसन ऐसे हैं जो उस कालखंड में सहयोगी होते हैं जी, बच्चे के सेफ डिलीवरी के लिए। कुछ आसन ऐसे हैं जो उसमें सहायक बनते हैं। तो ऐसे कुछ भी, कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए जी, तो उसको रोकना भी एक शरीर के साथ जाती है, जिससे उसका गलत प्रभाव हो सकता है। बहुत कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम, एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा गर्म और तेज वस्तुओं का सेवन, गर्म और तेज वस्तुओं का सेवन जैसे स्पाइसी एंड हॉट फूड। हाँ, ओके। गर्म का मतलब ये भी समझ लीजिए तो बहुत गर्म गर्म है जी, हमें बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो जी चीजें हैं वो लेनी चाहिए।
बहुत और गर्म का एक ये भी तात्पर्य है कि बहुत जैसे गरम मसाले होते हैं, हाँ जी, उत्तेजक ऐसे पदार्थ हैं जी, जो हमारे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो उनसे बचना चाहिए। जैसे जूस वगैरह में भी मान लीजिए ये हाँ, जैसे हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो जिसका तत्व गर्म होता है। हाँ, कि राइट, उसका मिजाज समझ गर्म गई। होता है। जी, बिल्कुल। तो उससे गर्भ पतन होने की संभावना रहती है, ओके। गर्भ गिर जाने की संभावना रहती है या सूख जाने की संभावना। और यही कहा कि उसमें बहुत अधिक भूखा रहना। जैसे कई बार अच्छा। महिलाएं बहुत व्रत उपवास करती है, हाँ जी। तो खैर व्रत उपवास तो कुछ महिलाएं तो जिस दिन व्रत उपवास रहता है उस दिन खाने की ज्यादा चिंता करती है कि आज क्या क्या खाएंगे। तो वो पूरी प्लानिंग चलती है, एक दिन पहले एक दिन बाद। जी। तो आजकल हमारे यहाँ तो कई जगह तो उपवास के 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं। तो ये भी एक उपवास है, लेकिन जो रियल में कई बार लोग भूखे रहते हैं, निर्जला एकादशी है या कई बार ऐसे उपवास जिसमें बहुत बॉडी को टॉर्चर किया जाता, जी। मतलब टॉर्चर हो जाती बॉडी। तो उस गर्भिणी स्त्री को ऐसे उपवास से बचना चाहिए, उससे गर्भ सूख सकता है, नुकसान हो सकता है, मर सकता है। ऐसे ही चोट लगने से कहीं ऐसे मतलब सावधानी रखे कि वो कहीं से चोट न लगे। गर्भ में किसी भांति दबने से मतलब गर्भ को यहाँ प्रेशर। हाँ प्रेशर नहीं है। कई बार होता है कि अरे कि गर्भिणी स्त्री है 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, पेट में उभार तो हो ही जाता है। अब कहीं पार्टी हो गई, अब पार्टी में जाना है और कपड़े टाइट हो गए। ओह! हाँ, वो टाइट कपड़े पहन लिए और पार्टी में चली गई, तो जो टाइट कपड़ा पहन लिया क्योंकि सो कपड़े प्रेशर। पेट के उभार से तो प्रेशर बनेगा। जी। तो ऐसा कोई काम ना जिससे प्रेशर बने, तो उसमें बचे उससे। गर्भिणी स्त्री के अत्यधिक हिलने डुलने और चूंकि सवारी तो ऐसी सवारी का उपयोग करे जिसमें जिस सड़क पे गड्ढे ज़्यादा वगैरह होते बम्पी हैं। रोड्स। हाँ हाँ, जी। जैसे आजकल हाँ जी। बहुत जो कम कीमत वाली गाड़ियां होती है वो ज्यादा वो और जो ज्यादा ज़्यादा कीमत जर्क नहीं हाँ मिले। हाँ हाँ, जी, पुराने समझ जमाने गए। में अब पुराने चूंकि पहले ग्रंथ है तो उसमें लिखा है बैलगाड़ी यानी बैल वाला या जी, घुड़सवारी, जी। इन सब से ना So basically हाँ jerks or हाँ, yeah. तो हुँ। भयंकर बहुत तेज आवाज कान में अचानक जाए तो भी नुकसान की संभावना है। तो कई बार आप देखते हैं पार्टियों में डीजे इतना जोर से बजाते हैं, इतना जी। कान फाड़ू म्यूजिक चलता है, अगर वो अचानक से वो गर्भिणी स्त्री को वैसे शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ऐसे भी नुकसान हो सकता है। बहुत सीधे लेटे रहने से उतान मतलब लेटे रहने से लगातार पड़ी रहने से नाड़ी गर्भ के गले में लिपट सकती है, ओके। तो जिससे गर्भ को नुकसान हो सकता है। हुँ। तो ये सब चीजें हैं जिनकी सावधानी रखनी चाहिए। और बाकी तो आजकल सब आज डॉक्टर बताते हैं सब चीजों जी। का, लेकिन ये इन चीजों की परंपरा हमारे बहुत पुराने ग्रंथों से मिलती है कि उन ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले ये सब ऋषि मुनियों ने हमें बताया था कि कौन कैसे हमें गर्भिणी स्त्री को किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। आप एक संस्कार होता है अपने यहाँ सीमंत संस्कार, तो उसमें खिचड़ी बनता है। जी। खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी मतलब एक किस बात का प्रतीक है कि वो उसमें पौष्टिकता भरपूर है और पचना आसान है। तो पौष्टिकता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, गर्भिणी स्त्री को पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, लेकिन पौष्टिकता के नाम पे ऐसा भोजन नहीं ले लेवे कि वो पचाने में भी बहुत ताकत लग जाए। तो खिचड़ी से अच्छा कोई प्रतीक नहीं है। अपने यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है खिचड़ी, तो खिचड़ी ऐसा है कि पौष्टिकता भी है और पचना भी आसान है। भी आसान। तो गर्भिणी स्त्री की वो हमारे यहाँ तो जब बच्चे 3-4 महीने का गर्भ हो गया तो 4 महीने हमारे शास्त्र सीमंत तो का जो समय हो जाता है उसमें 2 हृदय वाली महिला हो जाती है, यानी उस बच्चे के अंदर का जो धक धक और जी। माँ का धक यानी 2 हृदय काम करने हैं, तो 2 हृदय कहा गया है उस महिला को जिसके अंदर गर्भ है। तो इस तरह उस समय हमारे जो इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है कि कैसा हमारा भोजन हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। एक विधि होती है उसमें पति पूछता है किम पश्यसि, क्या देख रही हो, तेल में घी में चेहरा दिखाया जाता है, वो कहते प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी संतानों को देख रही। तो हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं घरों में जाते हैं संस्कार कराने कि भाई देखो तुम्हारे लिए एक ही एजेंडा है,
खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते सब जगह अपने बच्चे को ध्यान में रख के काम कर। आप कहीं सोफा पर बैठे झट से नहीं उठ जाना है। आप बाथरूम में जा रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी है, कहीं फर्श पे सरफ या साबुन के चिकनाई न हो जिससे पैर फिसल जाए गिर जाए। तो हर हर क्षण हर एक्टिविटी में आपको एक फोकस रखना है कि हमारे घर में बच्चा है, उसको कोई किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचे। अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया पानी पूरी बहुत टेस्टी है, बहुत तीखा है, खा लिया, लेकिन वो तीखा और वो जाएगा तो वो पेट के अंदर जो हमारा शिशु है उसके अंदर कोलाहल पैदा कर देगा। मैंने अभी पढ़ा, जैसे आजकल देखिए बारिश के दिन में केचुआ बहुत निकलते हैं, कीड़े होते हैं जो रेंगते हैं पानी में, उसके आगे नमक रख देंगे तो वहां से भागते हैं। नमक जो है स्किन को उसको प्रभावित करता है, उनको जलन होती है और वो भागते हैं वहां से। तो ऐसे ही हम लोग नमक जो बहुत तीखा नमकीन ऐसी चीज खाएंगे तो हमारे जो आते हैं हमारे वो बच्चा को है वो तो एकदम को वाले स्किन उसका एकदम को वाले, उसी के आपके खाए हुए हाथ से उसका शरीर बन रहा है, तो वो उसको बड़ी तकलीफ होगी। तो बहुत सारी सावधानियां हैं जो ध्यान में रखना चाहिए उस माँ को, इससे गर्भ बिगड़े नहीं। और आपको एक मैं मंत्र बताता हूँ जिसमें ये कहा गया है कि कैसे बच्चे को सुरक्षित रखें। उस मंत्र में वेद का मंत्र, अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद का मंत्र है, और ये वेद में निर्देश है, यानी आप जो आज जिस बात की चर्चा कर रहे हैं ये वेदों का निर्देश है। उसमें वेद का, अथर्ववेद का कांड 3 सूक्त 23 मंत्र 2 इसमें कहा गया है, ओम आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान बाण इवेशुधिम आ वीरो जायताम पुत्रस्ते दशमास्य स्वाहा। इसका भाव ये है कि पहले भाग में यह कहा गया है कि जैसे बाण जैसे तरकस में सुरक्षित रहता है, बाण तरकस समझ में आता है जी, मतलब वो जो उसकी जो एक वो कंटेनर होता है जिसके अंदर आप उसको रखते हैं, तो युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में योद्धा कितना भी उछल कूद मचाए, हाथी पे घोड़े पे दौड़ तलवार चलाए भाला चलाए, लेकिन उसके जो तरकस में बाण है वो इधर उधर नहीं होता। तो उसमें ये उदाहरण दे कहा गया है कि जैसे बाण तरकस में सुरक्षित रहता है वैसे ही तेरे गर्भ में संतान सुरक्षित रहे और 10 मास पूरे करके उत्पन्न हो। अब 10 मास पे हम लोगों ने तो शायद पहले चर्चा की थी, चंद्रमास और सूर्य गणना और चंद्र गणना, हमारे 2 गणना है। तो जो स्त्रियों का जो मासिक चक्र है वो चंद्र गणना से चलता है, यानी वो लगभग जो हम 30 दिन का जो महीना कहते हैं उसमें 4 दिन कम होता है, 28 दिन का 26 दिन का चक्र होता है। तो उस चक्र को जब 10 चक्र पूरा हो जाए तो एक बच्चा इस संसार में आने के लायक योग्य हो गया जी। तो इस आधार पे 10वें मासी सूतवे, यानी 10 महीने पूर्ण करके वो बच्चा इस धरती पे आवे। तो ये वेदों का निर्देश है, तो उसको सुरक्षित रखना है और इस तरह से सुरक्षित रखना है। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो सावधानियां जो बताई गई है, जो आजकल डॉक्टर लोग भी बहुत कुछ बताते हैं, उनका पालन करना अत्यावश्यक है। तो आपके गर्भ संवाद में तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते हैं जो इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे आज मैं बैठा तो जो हमारे जो सनातन जो ग्रंथ परंपराएं हैं उनमें ये सब चीज़ों का जिक्र है जो आपसे मैं जी बिल्कुल। अगर इस चीज़ को कंक्लूड किया जाए आप ही की भाषा में जो आप पहले भी समझा चुके हैं, एंड आई सेड आपने जिस तरीके से गर्भ संस्कार को इनकैप्सुलेट किया है 3 शब्दों में, आहार विचार और व्यवहार, आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इससे बेहतर कोई इसका एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ इसी मीटर में आ जाएगा। एक्चुअली ये 3 वर्ड इतना कुछ सिखाते जाते हैं, मतलब जितना आप इसके बारे में सोचे उसकी जो वास्टनेस है इन 3 वर्ड्स की वो आपको बहुत बहुत गहराई से समझ आने लगती है। और आप जो इस तरीके से आज आपने बताया एक एक चीज को डिटेल में, तो हर चीज की जो इम्पोर्टेंस है उसकी जो गहराई है वो साफ दिखाई दे रही है। इससे बेहतर गर्भ संवाद हो नहीं सकता पंडित जी, सच्ची बात तो ये आपको है। चलते चलते मैं एक गर्भ संवाद, हम लोग का तो विषय है 9 बियॉन्ड, मतलब जी बच्चे के जन्म होने से पहले जो चीजें सावधानियां हैं, लेकिन हमारे जो
शास्त्र है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वो 16 संस्कारों की बात करते हैं। तो संस्कार विधि जो है ना 16 संस्कार मतलब अंत्येष्टि पर्यंत, यानी जब जीवन का अंत होता है वहां तक की जो हमारी परिपाटी रही है। तो जात कर्म हुआ, उसके बाद नाम बच्चे का रखा जाए, नामकरण हुआ, अन्नप्राशन है, मुंडन है, ये जो बबीत है, विवाह है, तमाम समावर्तन बीच में आते, तमाम संस्कार की परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ एक बात और, ये जो जन्म कहते जी, हम लोग जन्म से पहले के संस्कार है, लेकिन एक जन्म तो माँ देती है बच्चे को। बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे इस सीरीज का आरंभ किया था एजुकेशन से लेके, मैं वहीं आपको पहुंच जा रहा हूँ कि एक जन्म तो माँ देती है। तो एक तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, तो माँ और पिता दोनों मिलके उसको अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहारों से सुसंस्कृत करते हैं, तो वो बच्चा अवतरित होता है। दूसरा जन्म होता है वो आचार्य के गर्भ से होता है जी। आचार्य का गर्भ यानी गुरुकुलों से, एजुकेशन से। तो इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है द्विज, यानी जो बच्चा पढ़ गया, गुरुकुल से निकल गया, उसके लिए एक शब्द आता है द्विज, यानी इसका दोबारा जन्म हुआ है। राइट। द्विज, दोबारा जन्म हुआ है। एक जन्म तो माँ ने किया, एक जन्म आचार्य के कुल से आया है, एक पितृकुल से जन्म हुआ है और एक आचार्य कुल से। इसलिए हमारे जो पवित्र संस्कार, थ्रेड सेरेमनी जिसको बोलते हैं, थ्रेड सेरेमनी होती है, तो उसमें 3 दिन आचार्य और ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है। बच्चे 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, ये जो पढ़ाई शिक्षण का कार्य आरंभ होना है, तो उस समय 3 दिन व्रत उपवास नियम संयम करके आचार्य फिर दीक्षित करते हैं, और फिर वहां वेदारंभ होता है, उपदेश पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो गुरुकुल में अंतेवासी होकर के जो विद्यार्थी 10 साल 15 साल जो भी समय लगाते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं आचार्य के गुरुकुलों में, हमारी प्राचीन पद्धति रहे, तो वहां से जब स्नातक बनते हैं, यानी ज्ञान से स्नान कर लिया, स्नातक हो गए, तो वो जब निकलते तो उनको द्विज कहा जाता है, ये दूसरा जन्म लिया है बच्चे। एक तो 9 बियॉन्ड आपका पहला, तो हम लोग अभी माँ के गर्भ वाली बात कर रहे हैं, और ये आचार्य के गर्भ से जन्म, यानी शिक्षित हो गया, संस्कारित हो गया, सुसंस्कृत हो गया बच्चा। तो ये, और वहाँ दोनों प्रकार की शिक्षाओं से सुसंस्कृत किया जाता है, ताकि वो बच्चा किसी भी समाज में, सोसाइटी में, सभा में जाए तो उसका व्यक्तित्व जो महान बने और समाज को एक दिशा निर्देश दे, समाज को एक नया मार्गदर्शन दे, समाज को एक रास्ता दिखाए, ऐसा व्यक्तित्व बने। तो ये हमारे गर्भ संवाद का मुख्य उद्देश्य है जो आप इस ऐप के द्वारा कर रहे हैं। आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप लोग जो ये प्रयास है, ये हमारी नई जनरेशन के लिए एक रोशनी का काम करेगी, उन युवा दंपतियों के लिए रोशनी का काम करेगी जो अभी अपने घर में एक बच्चे को लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दंपति के लिए या एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आपका एक काम करेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली असली धन्यवाद तो आप जैसे आचार्य लोगों का और सब डॉक्टर्स और उन सब प्रोफेशनल्स का है जो अपने सब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं, और हम लोगों को एक्चुअली रास्ता तो आप लोग दिखा रहे हैं, असली लाइट तो आप लोग डाल रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ वहाँ एक प्लेटफॉर्म है, और ऑनेस्टली इस प्लेटफॉर्म को एनलाइटमेंट आप ही जैसे लोग कर रहे हैं। मिलजुल के हो रहा है। एक्चुअली थैंक यू, हम लोगों को आपको बोलना चाहिए कि मिलजुल के, क्योंकि ऑनेस्टली we are humbled and we are grateful कि आप लोग आके अपना कीमती समय देके हम लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका बेस्ट वर्जन बाहर आ सके। तो थैंक यू वेरी मच पाठक जी आपके आने के लिए, एंड आई होप कि हम ये गर्भ संवाद टाइम एंड अगेन करते रहेंगे, बिकॉज आपके साथ का हर सेशन बहुत ही एनलाइटनिंग होता है। एंड आई होप फॉर ऑल यू ऑडियंस, आज इस चीज़ को सम अप करने के लिए जो मैंने समझा है, आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली पुट इट इन बुलेट पॉइंट्स। लाइक सबसे पहली बात माइंडफुलनेस, राइट पंडित जी, कि हर चीज़, ये जो जर्नी है, अगर हम इसको बहुत माइंडफुल तरीके से लेके आगे चलेंगे, सो वो करने से हमारा आहार परफेक्ट होगा, व्यवहार जो हमारा आहार जिसको इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे आज उसका कनेक्शन बताया आचार्य जी ने, उससे हमारा विचार प्योर होंगे, जिससे हमारा व्यवहार इम्पैक्ट होगा। एंड इसका कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है जो उन्होंने ऑलरेडी हमको सिखा दिया है। एंड द बिगेस्ट लेसन विच वी लर्न इज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट आचार्य जी, कि
जो भी चीज़ अगर अब हम अपनी इस चीज़ को मान के चलें कि आज हम जो रिसीव कर रहे हैं उसको हमको मैनी फोल्ड्स स्प्रेड करना है और उसको मैनी फोल्ड्स शेयर करना है, तो ये यूनिवर्स जो है ये मिलियंस को खिला सकता है, जी उनको सहारा दे सकता है। बिल्कुल पर अगर हम सिर्फ अपने लिए करने लगे तो ये पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ने कम वाला पड़े है, राइट? आचार्य जी ने लास्ट टाइम अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि आज हमारे रिसर्च में करोड़ों खर्चे हो जाते हैं एक बेहतर उपज के लिए। आपकी बेसिकली फर्टिलाइजर्स आप डेवलप करते हैं, आप साइंस को यूज़ करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट लेके आते हैं, आप चांद तक पहुंच रहे हैं, मार्स तक पहुंच रहे हैं। अगर हम इतनी ही रिसर्च गर्भ संस्कार में करके और इस चीज़ को एक बेसिक एजुकेशन लेवल पे ले आए, राइट? जी वो जब होगा तब होगा, बट एज पेरेंट्स टू बी आई वुड रियली वांट कि ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर आपके बच्चे को तैयार करता है उस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए जो उतनी ही ज़रूरी है, तो आप अपने साथ साथ में उसको वो एजुकेशन दे जो उसकी चेतना को जगाए, उसके अंदर वो गुण पैदा करे कि जब वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाए तो वो अपने आप का बेस्ट वर्जन हो। दैट वुड बी समथिंग विच विल बी रियली नाइस। अगर हम माँ बाप और एजुकेशन सिस्टम मिलके ये काम कर सके इकट्ठे, आई थिंक द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो थैंक यू इन सब वैल्यूएबल लेसन्स के लिए, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सबके घरों में आज का जो ये गर्भ संवाद हुआ है जो इतना प्रेशियस है, जो जिस विच हैज गॉट सच ब्यूटिफुल पर्ल्स ऑफ विजडम, और आप लोगों ने एब्जॉर्ब किया है। सो आप सबके घर में बहुत ही दिव्य आत्माओं का आगमन हो जो आपके घर को और आपके पूरे संसार को और इस संसार को रोशन करे और एक बेहतर जगह बनाए रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आचार्य जी का, आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू अगेन। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।